कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, असल में अभी तक जो हमने इससे पहले बात की है ना, हमने क्या जी कि हमारे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कुछ फाइनेंशियल एसेट होगा, कुछ फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगा, या हमने कहा था कि एक इक्विटी भी हो सकता है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हम ऐसी एक मिसाल की एग्जांपल बात कर रहे हैं जिसमें लाइबिलिटी भी है और इक्विटी एलिमेंट भी है। और ये बड़ा कॉमन एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इक्विटी लाइबिलिटी को सेपरेट करके दिखाओ कि इस इंस्ट्रूमेंट में इक्विटी कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है। और इंटरेस्टिंग है टॉपिक, इसको हम डिटेल में करना चाहेंगे तो हम एक्सेल में जाके करते हैं। एक्सेल में एक एग्जांपल बना लेते हैं छोटी सी, तो उस एग्जांपल को सॉल्व करके तो इसी के सोल्यूशन में दो तीन चीजें और भी बता दूंगा। यानी करवाना तो मैंने कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें और भी समझा दूंगा। अच्छा, देखिए एग्जांपल सपोज कर लेते हैं। हमारे पास मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि अल्फा इशूड बॉन्ड्स फॉर यूएसडी 100 मिलियन। आपने 100 मिलियन के बॉन्ड्स इशू किए, ठीक है। बॉन्ड क्या होता है अभी बता देता हूं। विद 5 years life and 5% coupon rate. 5% coupon rate. The bond is redeemable at 10% प्रीमियम। अच्छा, ये बॉन्ड जो है ना यार, ये डेट इंस्ट्रूमेंट है। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड डेट इंस्ट्रूमेंट है। मिसाल के तौर पे ये आपको ऐसे मिलेगा कि यहाँ पे ये शेयर जो होता है, उस जब आप कोई शेयर खरीदते हो ना, वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता है। उसके ऊपर कितना डिविडेंड मिलेगा कितना नहीं मिलेगा ये नहीं पता होता, कभी थोड़ा कभी ज्यादा। मार्केट में शेयर की प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। बॉन्ड जो है ये डेट इंस्ट्रूमेंट है। मिसाल के तौर पे इसके ऊपर वैल्यू लिखी हुई है $100, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि इस बॉन्ड की वैल्यू जो है वो $100 है। और इस पे लिखा हुआ है कि इसका 5% जो है वो कूपन रेट है। कूपन रेट मींस के जो इंटरेस्ट इस पे मिलेगा। और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसकी लाइफ जो है वो 5 years है, ठीक है। तो ये एक तरह से, अब क्या इसमें कंडीशन क्या है? जब किसी कंपनी को असल में डेट की जरूरत है तो या वो बैंक से जाके लोन ले लेते हैं या वो इस तरह के बॉन्ड्स इशू कर देते हैं। तो इन्वेस्टर जो है वो बॉन्ड खरीदता है, कंपनी को कैश मिल जाता है, इन्वेस्टर के हाथ में एक इस तरह का पीस ऑफ पेपर आ जाता है। और वो उस पीस ऑफ पेपर पे लिखा हुआ है कि ये अगले 5 साल तक आपको 5%, 5%, 5% इंटरेस्ट मिलेगा। और 5 साल के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि बॉन्ड 10% प्रीमियम पे रिडीम होगा। रिडीम मींस कन्वर्ट टू कैश। जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है वो प्रीमियम पे रिडीम हो, फेस वैल्यू के ऊपर यानी कि $100 पे भी रिडीम हो सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पे सपोज किया कि ये 10% प्रीमियम पे रिडीम होगा। यानी जब किसी ने इसको खरीदा तो उसको 5% ऑफ द फेस वैल्यू यानी $5 अगले 5 साल तक $5, $5, $5 उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। यानी बंदे ने बैंक में पैसे नहीं रखे, इन्वेस्टर ने बॉन्ड खरीद लिया, तो वो इंटरेस्ट अर्न कर रहा है 5% ऑफ द फेस वैल्यू। प्लस आखिरी साल में वो $110 अपने वापस भी ले रहा है, क्योंकि बॉन्ड जो है 10% पे रिडीम हो रहा है। ये डेट है, लाइबिलिटी है। और इसमें क्यों इन्वेस्ट किया गया? क्योंकि हो सकता है कि जब आपके पास आपने इन्वेस्ट करना था, आप एक बैंक के पास गए, बैंक ने कहा जी मैं तो 2.5% इंटरेस्ट दे रहा हूं। आप एक और बैंक के पास गए कि जी मैं आपके पास पैसे डिपॉजिट करूं तो कितना इंटरेस्ट दोगे? उसने कहा जी मैं 3% इंटरेस्ट दे रहा हूं। तो फिर आपने सोचा कि यार ये बॉन्ड तो 5% दे रहा है, तो चलो यार ये बॉन्ड खरीद लेते हैं, क्योंकि आपको ये सूट करता था। तो आपने 5% पे इन्वेस्ट कर लिया। कंपनी को क्या मिला? कंपनी को मिल गया कैश। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन में और लिख देता हूं। यहाँ पे लिख देता हूं अल्फास इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज
8%। अल्फा का जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो 8% है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर लें, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कर लें, जो भी कर लें। तो अब जब पहले दिन अल्फा ने ये पैसे रिसीव किए, तो अब ये हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अल्फा की। तो अल्फा की बुक्स में अगर हम अल्फा की बुक्स की बात करें, तो अल्फा ने जब ये रिसीव किया तो उसने कह देना है कि डेबिट कैश, कितना उसको कैश मिला, उसको कैश मिला 1 मिलियन, और उसको करना है क्रेडिट लायबिलिटी। कितनी लायबिलिटी, क्या वो लायबिलिटी 1 मिलियन कह देगा? तो नहीं कहेगा, लायबिलिटी 1 मिलियन उसको नहीं लगानी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये ट्रांजैक्शन जो है ये इट टुक प्लेस ऑन 1st ऑफ जनवरी, ओके, 1st ऑफ जनवरी 2020 मिसाल के तौर पे, कि ये ट्रांजैक्शन 1st जनवरी 2020 को हो रही है, और वो भी जब अपनी बुक्स में 1st जनवरी 2020 को रिकॉर्ड करने जाएगा तो वो 1 मिलियन की लायबिलिटी नहीं दिखाएगा, क्योंकि 1st जनवरी को तो उसकी लायबिलिटी 1 मिलियन है भी नहीं ना। तो इसमें आपने दिखाना ये है, अब इसकी लायबिलिटी कितनी है अल्फा की? अल्फा ने $5 पहले साल देना है, $5 दूसरे साल देना है, तीसरे, चौथे और ये 5वें साल देना है। और जब कभी भी आपके पास कोई लायबिलिटी 1 साल से लॉन्ग पीरियड के लिए हो तो आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो हमें असल में अब करना क्या है, हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमने ये देखना है कि यार हम कितना पैसा देने जा रहे हैं। ले तो लिया हमने 1 मिलियन, लेकिन इस 1 मिलियन लेने के बदले में हमने अगले 5 साल में कितना पैसा पे करना है, कितनी अमाउंट। तो वो 8 पर, अब आपके पास ईयर 1 है, 2, 3, 4 और 5 है। आपने ईयर 1 में $5 देने हैं, और लेट्स सपोज इसको 5 नहीं कर देते, इसको भी एग्जैक्टली कर देते हैं 1 मिलियन इंटू 5%। आपने पहले साल में ये इंटरेस्ट देना है, कूपन रेट जो है, इंटरेस्ट रेट 50,000, फिर 50,000, फिर 50, फिर 50, फिर 50, और आखिरी साल में आपने 1 मिलियन जो है उसको भी आपने 10% प्रीमियम के साथ वापस करना है। तो आखिरी साल में असल में आपको जो पैसे देने हैं वो 1 मिलियन नहीं है, आखिरी साल में आपने 1 मिलियन और 150,000 देना है, क्योंकि आपको 100,000 का प्रीमियम पड़ रहा है, 100,000 का आपने प्रीमियम देना है। चले इसको भी मैं ऐसे कर लेता हूं, नंबर्स प्रॉपर ही लिख देता हूं ताकि फिर कोई कंफ्यूजन ना रहे। 5 नहीं करते, नंबर ही पूरे लिख देते हैं, ठीक है। ये हो रहा है जी सिलसिला। अब ये तो है मेरे कैश फ्लोस, इनकी मुझे निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू। तो यहां पे मैं बनाऊंगा डिस्काउंट फैक्टर, इधर मैं बनाऊंगा फिर प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। डिस्काउंट फैक्टर हमने 8% पे लेना है। अब ये बात याद रख लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि ये जो 5% है ना, यहाँ पे दो इंटरेस्ट, 2 परसेंटेज दिए, 5 और 8। 5% यूज करोगे आप सिर्फ एक डॉलर अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कि मैंने कितना इंटरेस्ट पे करना है। ये इंटरेस्ट की डॉलर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने यूज किया, और इसका बस इतना ही काम है। ये जो 8% है ये हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है, तो लिहाजा हमने जो भी कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग करनी है वो 8% पर ही करनी है। हमारी कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग जो है वो 8% के ऊपर होगी। तो मैं इसकी 8% के ऊपर अगर कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग का डिस्काउंट फैक्टर बनाना चाहूं, 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 8%, और यहाँ पे पावर इसकी रख देता हूँ ये 1। पहले वाले ये जो इंटरेस्ट रेट है इसको मैं लॉक कर देता हूँ F4 की वजह से, और उसके बाद मैं फिर इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। 948,000। क्या समझ आया हमें? हमें ये समझ आया कि ये जो हमने टोटल पैसे जो देने हैं असल में वो तो हमने देना है 1.35 मिलियन। जो कैश हमसे जाएगा, ये 1 मिलियन रिसीव किया,
इसके बदले में 50 50 50 50 50 एंड 1.1, तो जो हम दे रहे हैं हम 1.35 मिलियन पे कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 948 है सिर्फ। तो जो मेरी लाइबिलिटी है वो मेरी ये है, मेरी लाइबिलिटी ये गिनी जाएगी जी 948। तो मुझे अपनी लाइबिलिटी यहां पर 948 से बुक करनी है, और जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो मेरा इक्विटी में जाएगा। रिमेनिंग बैलेंस जो है वो मेरा इक्विटी में जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत दफा एग्जाम में कहा जाएगा कि जी कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इक्विटी और लाइबिलिटी पोर्शन सेपरेट करके बताओ, इक्विटी कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है। तो जब ये ट्रांजैक्शन का पहला दिन है, जब हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जब ये इनिशियल रिकॉग्निशन पे मेरी बुक्स में जाएगी, अल्फा की बुक्स में ये जाएगी, तो उसमें मैंने दिखाना है कि मेरी लाइबिलिटी 948 और इक्विटी 51। अल्फा के लिए ये जो 51 है ये बेनिफिट है, ये गेन है। देखिए जब आप लोगों को मैंने कहा था कि जी ये बॉन्ड 5% दे रहा है, मार्केट में बैंक तो दे रहा था 3%, ये बॉन्ड आपको दे रहा था 5%, आप तो भागे भागे आ गए, आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर ली क्योंकि आपको 2% एक्स्ट्रा मिल रहा था, आपको एज एन इन्वेस्टर फायदा हुआ था 5% लेते हुए, तो लिहाजा आपने जल्दी से ओके कर दिया था। मुझे अल्फा होते हुए मुझे क्या फायदा है इसमें, मैं क्यों आपको 5% दूं, मैंने इस ट्रांजेक्शन में से क्या कमाया, आपको तो फायदा हो गया 5% का। तो हमारे लिए एज एन इश्यूअर ऑफ द बॉन्ड हमारे लिए क्या इसमें बेनिफिट है, हमारे लिए बेनिफिट यह है कि हमारे पास जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट था वो 8% का था, या हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो थी वो 8% की थी, या आप ऐसे सोच लें कि आपसे ये पैसे लेकर हम इसको 8% पे कहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे, हम किसी प्रोजेक्ट में लगाएंगे जो हमें 8% दे देगा, कोई भी आप वजह सोच लें, मेरे लिए ये 8% है, आपको मैं 5% दे रहा हूं, मेरी सारी कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग ये है। तो इस ट्रांजेक्शन के नतीजे में जो मुझे फायदा हुआ है वो 51 है, और ये जाएगा मेरे इक्विटी में, क्रेडिट इक्विटी, क्योंकि ये गेन है, ये बेनिफिट है, और ये इक्विटी में जाएगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इक्विटी लायबिलिटी को कैसे आपने स्प्लिट करना है। इस जो छोटे से टॉपिक में जो टेक अवेज है ना, जो चीजें आपने याद रखनी है, सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि लायबिलिटी कभी भी आपने 1 मिलियन पे बुक नहीं करनी, आपने कभी नहीं कहना कि जी मुझे 1 मिलियन मिला है तो मेरी लायबिलिटी 1 मिलियन है। लायबिलिटी को हमेशा प्रेजेंट वैल्यू पे कैलकुलेट करना है, भले आपने बैंक से लोन लिया हुआ, आपने आज एक बैंक से लोन लिया और बैंक ने आपको कहा जी मैं आपको 100,000 का लोन दे रहा हूं और आपने मुझे अगले 5 साल तक इतने इतने पैसे देने हैं, तो आपने ये जो पैसे बैंक को पे करने अगले 5 सालों में, आपने ये नहीं कहना कि जी मैंने आज बैंक से 1 लाख का लोन लिया तो मेरी लाइबिलिटी 1 लाख हो गई है, नहीं, आपने इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है और कहना ये मेरी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी अगर 1 साल से ज्यादा अरसे की हो तो उसको प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, जो भी आपका अपना इंटरनल डिस्काउंट रेट होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होगा, उसके ऊपर आपने इसको कैलकुलेट करना है। ये आपका पहला इसमें लेसन है। और दूसरा ये है कि ये जो कैश जो आपने रिसीव किया है इसमें और आपकी जो लाइबिलिटी में जो डिफरेंस है वो आपका इक्विटी में जाएगा। ये आपका दूसरा इसमें से लर्निंग पॉइंट है। और तीसरा लर्निंग पॉइंट जो है वो ये है कि वो हम अगला एक टॉपिक इसी में से हम इसको बनाने लगे। अब एक अगला टॉपिक ये देखो, ये जो 948 है ये मेरी बुक्स में आ गया, मेरी बुक्स में 948 की लाइबिलिटी बुक हो गई। अब अगर तो ये मेरी बुक्स में 940, अब मैंने आपको 5 साल के बाद कितने का प्रॉमिस किया हुआ है, मैंने आपसे कहा है कि 5 साल के बाद मैं आपको 1.1 मिलियन दूंगा। अब मेरी बुक्स में तो आज रिकॉर्ड हो रहा है 948, तो अगर मेरी बैलेंस शीट में 948 ही रहा तो मैं 5 साल के बाद जब आप आओगे मेरे पास नॉक करोगे कि जी वो मेरा बॉन्ड रिडीम होना था 10% पे, तो ये 1 मिलियन के बॉन्ड थे, इनको 10% पे रिडीम करके 1.1 दे दें, तो मैं फिर आपको दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी बैलेंस शीट में तो सिर्फ 948 ही नजर आ रहा था। तो अब हमें करना क्या, जो हमने पहले भी बहुत दफा किया प्रोविजन में, कि जब कभी हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते थे उसके बाद हम इसको अनवाइंड करते थे।
तो अब हमें इसको कुछ अनवाइंडिंग तरह का कोई प्रोसेस लगाना है। वो हम कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिखेंगे, हमारे पास ये ईयर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। यहां पे मेरे पास ओपनिंग लायबिलिटी है और ओपनिंग लायबिलिटी मेरी 948 है, 948 277 जब मैंने ट्रांजैक्शन स्टार्ट की। इसके बाद क्या होगा कि मेरा इसके ऊपर एक्रूड इंटरेस्ट होगा। मैंने इस पे इंटरेस्ट को एक्रू करना है, या वो जो मेरा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, वो 8% वाला, मैंने उसके ऊपर अपना इंटरेस्ट बनाना है कि यार मेरी लायबिलिटी ये थी और इसके ऊपर इंटरेस्ट ये बनेगा। और फिर मैंने आपको इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको हर साल इंटरेस्ट पे करूंगा। कितना पे करूंगा? 5%। ये जो मैंने 8% लिया ना, ये तो मैंने इस अमाउंट का लिया है 948 का, लेकिन ये जो 5% है ना, ये मैंने प्रिंसिपल अमाउंट बॉन्ड की 1 मिलियन वाली अमाउंट का लेना है। तो इंटरेस्ट जो मैंने आपको पे करना है वो ये 50,000 का था। और जब मैं इसका, अब हुआ ये, जिस तरह आपको याद होगा लीजिंग में करते थे, ओपनिंग लीज लायबिलिटी प्लस फाइनेंस कॉस्ट माइनस लीज पेमेंट इज इक्वल टू क्लोजिंग लीज लायबिलिटी। याद आ रहा होगा आपको? तो वही मैंने इधर किया, ओपनिंग लायबिलिटी प्लस फाइनेंस कॉस्ट माइनस लीज पेमेंट की जगह यहां पे कूपन रेट और इंटरेस्ट पेड कर दिया, और इसको जब टोटल किया तो ये मेरी क्लोजिंग लायबिलिटी आ गई। ठीक है, ये मेरी क्लोजिंग लायबिलिटी आ गई। अगले साल की सिचुएशन, अब ये वाली अमाउंट बच जाएगी अगले साल। इसके ऊपर अब 974 के ऊपर 8% लेना है। ये वाला तो ऐसे ही रहेगा और फिर ये वाला आ जाएगा। इनको अब मैं यहां पे रख के कर देता हूं जी। ये जी पूरा 1.1 मिलियन बन गया। अब अगर आप देखो कि हमने स्टार्ट किया 948 से, आपको 50,000 हर साल में हम पे करते चले गए हैं, और 5वें साल के आखिर में मेरे पास बैलेंस शीट में फिर भी 1.1 मिलियन नजर आ रहा है। और ये 1.1 मिलियन जो है, जब आप आओगे तो मैं आपके बॉन्ड को रिडीम कर दूंगा। ये जो अमाउंट है ना, ये जाएंगी जी मेरी फाइनेंस कॉस्ट में। ये जो मैंने कलर इसका चेंज कर दिया है, फाइनेंस कॉस्ट ये 5% नहीं होगा। 5% तो आपको कैश पेड हो रहा है, जो फाइनेंस कॉस्ट होगा वो 75 होगा। मैं आपको इसकी डबल एंट्री करके दिखा देता हूं, ताकि फिर आपको समझ आ जाए कि लाइबिलिटीज में डबल एंट्री कैसे करनी है। अब जब मैंने इंटरेस्ट को बुक करना है, अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा कि 31 ऑफ दिसंबर को मैंने इंटरेस्ट कॉस्ट को या फाइनेंस कॉस्ट को, इंटरेस्ट एक्सपेंस को मैं बुक कर रहा हूं। ठीक है, इसको मैं कैसे बुक करूंगा? मैं कहूंगा जी डेबिट फाइनेंस कॉस्ट और कह दूंगा क्रेडिट, ये मेरी बॉन्ड लायबिलिटी। नाम एक ही रख लेते हैं, इधर भी लायबिलिटी के बजाय बॉन्ड लायबिलिटी कर देते हैं। और इसमें क्या अमाउंट आएगी जी? इसमें आएगी, इसमें 50,000 नहीं आएगा, इसमें ये 75 वाला आएगा, पहले साल का जो मेरा इंटरेस्ट है। तो अब हुआ ये कि बॉन्ड लायबिलिटी पहले क्रेडिट हुई, उसके बाद बॉन्ड लायबिलिटी दोबारा क्रेडिट हुई, यानी ये दोनों नंबर ऐड अप हो जाएंगे। ये दोनों नंबर ऐड हो रहे हैं, कौन से? 948 प्लस 75, यही इधर कर रहा हूं, 948 प्लस 75 ऐड करवा रहा हूं। उसके बाद मैंने आपको इंटरेस्ट, मैंने आपको बुलाया कि भाई आ जाओ अपनी इंटरेस्ट पेमेंट ले लो, और उसके बाद मैंने कहना डेबिट बॉन्ड लायबिलिटी, और क्रेडिट मैंने कर देना कैश या बैंक, जैसे भी मैंने आपको इंटरेस्ट पे किया है। और वहां पे क्या अमाउंट लगाऊंगा? वहां पे ये 50,000 वाली लगाऊंगा, 50,000। तो अब बॉन्ड लायबिलिटी मेरे पास डेबिट हो गई है 50,000 से। तो बॉन्ड लायबिलिटी इनिशियल क्रेडिट हुई, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, ऊपर क्रेडिट हुई, उसके बाद बॉन्ड लायबिलिटी डेबिट हो गई, यानी माइनस हो गई। तो दिस प्लस दिस
माइनस दिस। जब आपके टी अकाउंट में ये 3 ट्रांजैक्शंस जाएंगी, जब आपके टी अकाउंट में ये बॉन्ड लायबिलिटी क्रेडिट साइड पे जाएगी, अगर कहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूं, टी अकाउंट में भी आपने ऐसे ही बनाना है। ये हो सकता है कि आपका बॉन्ड लायबिलिटी का हो, इसको हम बॉन्ड का, अगर ये मेरा है, लेट सपोज ऐसा नाम दे देते हैं ताकि आपको तंगी ना हो। तो पहले मेरी ये वाली अमाउंट जाएगी क्रेडिट में, फिर मेरी ये वाली अमाउंट जाएगी क्रेडिट में, और जो मैं पे कर रहा हूं वो मेरा 50,000 ये वाला अमाउंट जाएगा डेबिट में, और जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा इसकी मदद से वो आपका ये वाला हो जाएगा 974 का। अच्छा, इसमें अब क्या हमें समझ आया, ये है जी फाइनेंस कॉस्ट। इस फाइनेंस कॉस्ट में कहां जाना है, ये मेरे पीएनएल में जा रहा है, ये मेरे पीएनएल में जा रहा है एज फाइनेंस कॉस्ट। और मेरी जो बॉन्ड लाइबिलिटी है 974, ये वाली मेरी एसओएफपी में जा रही है एंड ऑफ ईयर 1। बैलेंस शीट में पहले साल के आखिर में 974,000 दिखाऊंगा, और अब मैं इसका नाम बदलने लगा हूं, मैं इसको क्लोजिंग लाइबिलिटी नहीं कह रहा, मैंने इसको कहना है एमोटाइज्ड कॉस्ट। इसका जो नाम है वो है एमोटाइज्ड कॉस्ट। उम्मीद है कि आपको अगर कोई पूछे कि एमोटाइज्ड कॉस्ट क्या होता है तो आपको समझ आ जाना चाहिए। एमोटाइज्ड कॉस्ट है मेरी ओपनिंग लायबिलिटी प्लस जो मैंने ऊपर इंटरेस्ट एक्रू किया माइनस जो मैंने इंटरेस्ट पे किया, ये कहलाएगा एमोटाइज्ड कॉस्ट। पहले साल के आखिर में बैलेंस शीट में ये बॉन्ड की लायबिलिटी 974, दूसरे साल में 1,02,000, 1,32,000, 1,64,000, और आखिरी लास्ट ईयर में फिफ्थ ईयर में 1.1 मिलियन दिखाओगे। हर साल पहले साल में आपके पास इनकम स्टेटमेंट में जो फाइनेंस कॉस्ट जाएगी, जो एक्सपेंस जाएगा वो 75,000 जाएगा। दूसरे साल में जो आपके पास जाएगा वो 77,000 जाएगा। ये वाले नंबर इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाएंगे। फाइनेंस कॉस्ट 5% पे कैलकुलेट नहीं होगी। फाइनेंस कॉस्ट हमेशा कैलकुलेट होगी आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, डिस्काउंट रेट पे, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे, जो भी नाम आप इसको दे दें, ये आपकी फाइनेंस कॉस्ट है, ये आपकी इनकम स्टेटमेंट में जानी है। ये था जी, इसमें हमने दो ये कॉन्सेप्ट हमने फिर अब जो दूसरा समझ लिया है वो एमोटाइज कॉस्ट का भी समझ लिया। ठीक है, एमोटाइज कॉस्ट क्या होती है ये मैंने क्यों आपको बताया, क्योंकि हमने आगे चल के अभी जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मेजरमेंट और क्लासिफिकेशन की बात करनी है तो हमें एमोटाइज कॉस्ट की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो ये टॉपिक मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा पहले ही समझा दिया है, क्योंकि ये कैलकुलेशन कर रहा था तो इस कैलकुलेशन के साथ ही इसको भी समझा दिया, वरना तो ये थोड़ा सा आगे चल के आता था टॉपिक। बहरहाल ये आपको याद रहेगा। अब हम कंटिन्यू करते हैं अगले सेक्शन पर।